इस एक एविडेंस ने पूरे इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन को चेंज कर दिया, जो इस फेक कॉलोनियल थ्योरी को वाइप आउट कर देगा। अब इस पूरे प्रोग्राम में एंट्री होती है एक जर्मन पर्सन, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और फिर क्या, रूलिंग ओवर इंडिया सडनली बिकेम इजी। इसी थ्योरी से नॉर्थ और साउथ पॉलिटिक्स का भी जन्म हुआ है। 50 से ज्यादा बार ऋग्वेद में वर्णन मिला है। ये जिस स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी उसे हम इलामिट और ओल्ड पर्शियन मानते हैं, लेकिन वो सारे नाम संस्कृत साउंड कर रहे थे। और इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की हेल्प से जो मालूम होता है उससे बहुत सारे लोगों की नींद जा सकती है। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक कहानी। सो बेसिकली इंडियंस वर प्राउडी। उन्हें अपनी शिक्षा, विज्ञान, लाइफस्टाइल और लोगों पर बहुत गर्व था। ब्रिटिश पीपल्स के लिए इंडियन पीपल्स को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो रहा था। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक कहानी। इन 1834 थॉमस मैकॉले, जो ब्रिटिश एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन था, उसने एक आइडिया पिच किया जिसके अकॉर्डिंग भारतीय बच्चों के माइंड में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सेंस ऑफ डिवीजन इम्पार्ट करना जरूरी था। उन्हें कुछ ऐसी बातें सिखानी होगी जिससे वो ब्रिटिश कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और अपने कल्चर के प्रति उनके मन में हीन भावना आ जाए और अल्टीमेटली वो ब्रिटिश कल्चर के सामने सरेंडर कर दें। आफ्टर फ्यू मंथ्स इन 1835 मैकॉले ने ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अब इस पूरे प्रोग्राम में एंट्री होती है एक जर्मन पर्सन की, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। सो बेसिकली मैक्स मूलर वॉज एन आउटसोर्स एम्प्लॉय जिसका काम था कुछ ऐसी थ्योरीज को डेवलप करना जिससे कल्चर के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचे। सर विलियम जोन्स की आइडिया ऑफ कॉमन लैंग्वेज थ्योरी को बेस बनाते हुए 1853 में मैक्स मूलर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आर्य पीपल्स सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे अराउंड 1500 BCE में। यहाँ के लोगों को मारा, उन पे अत्याचार किया, उन पे राज किया और यहाँ के अनसिविलाइज्ड लोग जो कि जंगली थे उन्हें रहना सिखाया, सिविलाइज्ड किया। और इस थ्योरी से बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ये प्रोजेक्ट किया कि आर्य पीपल्स जो यहाँ के नॉन नेटिव हैं उन्होंने बेसिकली एट्रोसिटीज, अत्याचार किए हैं, न कि ब्रिटिशर्स ने। समाज का गुस्सा आर्यों के प्रति होना चाहिए। टिपिकली ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स, ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। और यह थ्योरी प्रोपेगेट होने लगती है, यह काम कर जाती है। 150 साल तक एजुकेशन सिस्टम में हमें यही पढ़ाया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि जो तुम्हारे पुराने एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंस फिगर्स हैं वो एक्चुअली फॉरेनर्स हैं, वो आक्रमणकारियों के वंशज हैं। तुम्हें उनसे दूरी बनानी चाहिए। और फिर क्या, रूलिंग ओवर इंडिया सडनली बिकेम इजी। इसी थ्योरी से नॉर्थ और साउथ पॉलिटिक्स का भी जन्म हुआ है। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए क्या कोई एविडेंस है? नन, नॉट अ सिंगल वन, जस्ट थ्योरीज, नो सॉलिड एविडेंस। बट इस 200 साल तक फैलाए झूठ को झूठ साबित करने के लिए आज लोगों को सॉलिड एविडेंसेस चाहिए। और इस वीडियो में मैं आज आपको वही सॉलिड एविडेंसेस दिखाने आया हूं। तो आज हम बात करेंगे डीएनए स्टडीज की, आर्कोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंसेस की, जो इस फेक कॉलोनियल थ्योरी को वाइप आउट कर देगा। रिसेंटली रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है कि एक्चुअल थ्योरी ठीक इसकी उलट है। इन 2019 स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने राखीगढ़ी से मिले स्केलेटन्स का डीएनए टेस्ट किया था, जो इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट है और 6000 साल पुराना है। इट वॉज अ कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑफ इंडियन एंड सम फॉरेन साइंटिस्ट। और इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की हेल्प से जो मालूम होता है उससे बहुत सारे लोगों की नींद जा सकती है। इसी रिसर्च सीक्वेंस में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस के डॉक्टर नीरज राय के वर्क में भी सफिशिएंट डाटा और एविडेंस मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आर्यन इन्वेजन जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। राखीगढ़ी में मिले स्केलेटन के डीएनए टेस्ट में यह पता चलता है कि उसमें सेंट्रल एशियन पीपल्स का कोई जेनेटिक एविडेंस नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एरा की पॉपुलेशन प्योरली इंडियन और लोकल थी। हड़प्पन और नॉन हड़प्पन पीपल्स के डीएनए रेजोनेट करते हैं और उन टाउन्स को बनाने वाले, उनमें रहने वाले, रिस्टोर करने वाले, मैनेज करने वाले सभी एक एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। उन्हें एडवांस टाउन प्लानिंग, आर्ट ऑफ लिविंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट सबका नॉलेज था। जीनोम सीक्वेंसिंग यह भी रिवील करती है कि हड़प्पन पीपल्स का डीएनए आज पूरी साउथ एशियन पॉपुलेशन में है। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का सडन वैनिश हो जाना एक मिथ है। थोड़ा सा पॉज लेते हैं।
वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसे ज़्यादा पुश करेगा और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। प्राचीन वैदिक अकाउंट्स में सप्त सिंधु या सप्त सैंधव का वर्णन मिलता है। सप्त सिंधु मीन्स ग्रुप ऑफ रिवर्स या फिर वो जगह जहां 7 नदियां फ्लो होती हैं। ये रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती। आर्य पीपल अगर बाहर से आए थे तो उन्होंने सेंट्रल एशिया की नदियों का वर्णन क्यों नहीं किया? वहां की जगहों को प्राइम लोकेशन, सुपीरियर या फिर फोकल पॉइंट क्यों नहीं माना? थोड़ा बेसिक समझते हैं। ऋग्वेद में कई शाखाएं हैं या कई सूत्र परंपराएं हैं, जिसमें है शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शाख्यान और मांडूक्य। इसमें से कई लुप्त हो चुकी हैं और कुछ पार्शियली अवेलेबल हैं। आज हम जिस ऋग्वेद को जानते हैं वो शाकल परंपरा का है, जिसमें 10 मंडल हैं और हर मंडल किसी ऋषि से एसोसिएटेड है। ऋग्वेद को कोई ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इतिहास को समझने के लिए उसकी हेल्प ली जा सकती है। ऋग्वेद में परशु शब्द का वर्णन है। यह परशु एक राजा, क्षेत्र या जनजाति के लिए यूज हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल जो ऋषि वशिष्ठ के लिए समर्पित है, उनसे एसोसिएटेड है। वहां इसका वर्णन मिलता है। राजा तिरिंद्र का वर्णन मिलता है, जिसने ऋषि कर्ण से सहायता ली है। इस राजा को परशु क्षेत्र का या परशु लोगों का राजा माना जाता है और यह राजा एक आउटसाइडर है। और इस राज्य का लोकेशन कहाँ है? इस राज्य का लोकेशन चक्रवान पर्वत के दक्षिण में है। आज चक्रवान को आलमकोह कहा जाता है और यह राज्य जो परशु लोगों का है, यह पर्शिया लोकेट किया जा सकता है। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है सरस्वती नदी से। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को काफी इंपॉर्टेंस मिला हुआ है, काफी महत्व दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट इमेजरी 2200 से 1900 BCE के दौरान सरस्वती नदी का फ्लो सूख गया था। सरस्वती नदी जब अपने प्राइम में थी तो उसके प्राइम वर्जन का 50 से ज्यादा बार ऋग्वेद में वर्णन मिला है। तो अगर आर्यन इन्वेजन 1500 BCE के दौरान हुआ था तो 400 साल पहले ही, इन्वेजन के 400 साल पहले ही आपकी सरस्वती नदी तो सूख चुकी थी। तो फिर आर्य पीपल्स ने 50 से ज्यादा बार ऋग्वेद में उसका वर्णन कैसे कर दिया? डॉक्टर माइकल डैनिनो, जो एक फ्रेंच बॉर्न हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सरस्वती रिवर के एक्सटिंक्ट पर रिसर्च की थी। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी के साथ वैदिक अकाउंट्स को भी इंक्लूड किया था। अल्टीमेटली हिज कंक्लूजन वाज हड़प्पन सिविलाइजेशंस की सिटीज ओनली इंडस बेसिन में नहीं, सरस्वती रिवर बेसिन में भी बसी हुई थी, जो एक वैदिक सिविलाइजेशन ही थी। एक्चुअली वैदिक कल्चर बाहर से इंडिया नहीं आया था, वह इंडिया से बाहरी देशों में गया था और इवेंचुअली वो ईरान, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट तक जा पहुंचा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ देखना चाहिए। भारतीय, पर्शियन, सेंट्रल एशियन या मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेजेस एक ही फैमिली से बिलोंग करती है और यही एकमात्र रीजन है या लॉजिक है जिसके कारण आर्यन इन्वेजन थ्योरी इजीली प्रोपेगेट हो गई। चंद्रगुप्त को ग्रीक्स ने सेंड्रोकोटस नाम दिया। तो क्या सेंड्रोकोटस इंडियन नाम है? सेंड्रोकोटस क्या संस्कृत नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार कई सारे पर्शियन राजाओं का नाम ग्रीक्स ने दिया है, जैसे जर्क्सीस, आर्तजर्क्सीस, आर्यरमनीस, साइरस, अर्खमनीस। बट ये सारे वर्ड्स अपभ्रंश हैं, मीन्स लैंग्वेज के बीच में एक डिस्टॉर्शन हुआ है। एक्चुअली ये सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड्स थे जिनका ग्रीक वर्जन आज हम जानते हैं। जैसे जर्क्सीस है क्षयर्ष, आर्तजर्क्सीस है अर्थशत्र, आर्यरमनीस है अर्यरमण और साइरस है कुरुश। दरायस आर्कमेडियन एम्पायर का सबसे फेमस राजा था। इसकी राजधानी थी पर्सेपोलिस। इन 1933 पर्सेपोलिस में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट अर्नस्ट हेस्फील्ड को एक्सकवेशन में क्ले टैबलेट्स मिली थी। इसे हम पर्सेपोलिस फोर्टिफाइड क्ले टैबलेट्स कहते हैं। इन टैबलेट्स में कुछ राजाओं और सामंतों के नाम थे। ये जिस स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी उसे हम इलामिट और ओल्ड पर्शियन मानते हैं, लेकिन वो सारे नाम संस्कृत साउंड कर रहे थे। इस एक एविडेंस ने पूरे इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन को चेंज कर दिया है। अर्कमेडियन साम्राज्य के अधिकतर राजाओं का नाम संस्कृत में था। उन्होंने अपने एलिट सोसाइटी में संस्कृत नामों को प्रोपेगेट किया था। यह भारतीय कल्चर का इन्फ्लुएंस था। इसका यह लॉजिक नहीं निकलता कि संस्कृत लैंग्वेज एक्चुअली ईरानियन ओरिजिन से आती है। इसी आर्कमेडियन एम्पायर के टाउन्स में 3rd और 4th सेंचुरी BCE में कुछ हवन कुंड मिले हैं। यह वैसे ही हवन कुंड हैं जो कालीबंगा में, राजस्थान के कालीबंगा में प्राप्त होते हैं, जिनकी डेटिंग 2600 BCE की है, सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन से 1000 साल पहले।
दोनों ही हवन कुंडों के डायमेंशंस ऋग्वेद में प्रिस्क्राइब्ड हवन कुंड के डायमेंशंस से एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसी प्रूफ को ब्रिजेट एंड रेमंड एल्चिन ने अपनी बुक द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन में मेंशन करते हुए कहा है कि माइग्रेशन हमेशा इंडिया से बाहर की तरफ हुआ है। वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को टोटली रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकार के इन्वेजन का कोई एविडेंस नहीं मिलता। इंडियन फेमस आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी लाल का भी यही कंक्लूजन था कि इन्वेजन के कोई प्रमाण किसी भी साइट पर नहीं मिलते। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड इन नेचर इन 2025, 2700 इंडियन पीपल्स के जेनेटिक सैंपल्स एनालाइज किए गए थे। इसने ये रिवील किया कि इंडियन जीन्स 50,000 सालों से भारतीयों में इंटैक्ट है और यह द ग्रेट अफ्रीकन माइग्रेशन से भी पहले की है और डिफरेंट है। मींस भारतीयों के एंसेस्टर कहीं से भी माइग्रेट होकर के इंडिया में नहीं आए थे।